नमस्कार। खबर हिमाचल से मैं आज दीप्ति सारस्वत अपना काव्य पाठ रखने जा रहे हैं। उनकी कविता पर कुछ बोलने के लिए मैं सुदर्शन वशिष्ठ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दीप्ति सारस्वत की कविताएं शास्त्रीय संगीत और गायन की तरह धीरे धीरे कानों में असर करती हैं। छंद से विलग हुई कविता की पहचान उसकी भाव और शब्द शक्ति से होती है। यूँ तो बहुत बार गद्य भी काव्य से कहीं आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि पहले जो ललित निबंध लिखे जाते थे उनमें गद्य में भी काव्य से कहीं आगे बढ़कर लालित्य देखने को मिलता था। कविता को दिखने और कविता बनने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वह हमें दीप्ति सारस्वत की कविताओं में देखने को मिलती है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि महिला लेखन की जो अपनी एक अलग संवेदनाएं होती हैं, उनकी जो चीज़ों को देखने समझने की एक अलग दृष्टि रहती है, वह भी इनकी कविताओं में स्वतः ही आ जाती है। दीप्ति की कविताओं में कोई आडंबर या चमत्कार नहीं दिखता, बल्कि एक सहजता दिखलाई पड़ती है। ये कविताएं प्रकृति के सौंदर्य की न होकर शोषित वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग के संघर्ष की कविताएं हैं। नारी असमानता, उत्पीड़न की बात तो इनमें है ही, महिला पुरुष संबंध, नाते रिश्तेदारों की नाजुक तंतु भी इनमें हमें देखने को मिलते हैं। एक ख़ास बात और कि ये कविताएं किसी वाद की कविताएं नहीं हैं और ना ही किसी खांचे में बंधी हैं। कवि की अपनी मौलिकता है, अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है, अपने अनुभव हैं। विषय व भावों की मौलिकता के कारण ये कविताएं एक ताजगी का अनुभव कराती हैं। दीप्ति सारस्वत प्रतिभा उपन्यास से भी लिखती रही हैं। अब तक इनके 3 काव्य संकलन आ चुके हैं। सोचती हूँ, चलती फिरती चिड़िया के बाद हाल ही में धुंधली धूप नाम से इनका एक ताज़ा संकलन आया है। दीप्ति सारस्वत की कविताओं में भाषा का चमत्कार नहीं है, भाव का चमत्कार है। कवि भावनाओं में बहकर नहीं लिखता, ठोस धरातल पर जमा रहता है। अतः ये कविताएं कल्पनाशील होते हुए भी ज़मीनी यथार्थ नहीं छोड़ती। बाकी कविता खुद बात करती है और खुद अंतर्मन में उतरती है। नमस्कार। खबर हिमाचल से के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य वीथिका में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज मैं दीप्ति सारस्वत आपके समक्ष अपनी कुछ चुनिंदा कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है शिकार। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर सब लोग घर ऐसे जाते हैं जैसे कैद खाने से रिहा हुए हों। आंखों में चमक, सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड के असुविधाजनक वातावरण से छुट्टी, शौचालय के बाहर लंबी कतार में लगने की यातना से मुक्ति। सबकी कोशिश होती है कि बस जैसे तैसे जल्द से जल्द मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाए, रहा सहा आराम घर में ही पूरा कर लिया जाए। छुट्टी मिलते ही सब सामान समेटते दोस्त बन गए जनरल वार्ड के बाकी साथियों से मिलते, भर्ती मरीजों को जल्द छुट्टी मिल जाने की सांत्वना देते और मुस्कुराते प्रस्थान करते। डॉक्टर नर्स जो ड्यूटी पर तैनात होते, ठीक होकर जाते मरीज को देख आत्मिक संतुष्टि पाते। कुछ के लिए ये रोजमर्रा का आना जाना भर होता। वो किसी के शव को लेकर जाते हुए परिजनों को भी उतने ही निर्विकार अंदाज से देखते जितना पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाते हुए मरीज को देखा करते।
ये केस अलग किस्म का था, मगर जब उसको नर्स ने चहकते हुए खुशखबरी दी, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, वो सुन्न रह गई। चेहरा पीला तो था ही, खबर सुनते ही काला पड़ गया। आई थी तो दुर्घटना का शिकार बताई गई थी, ऊंचाई से गिर पड़ी थी बेचारी। जगह जगह से हड्डियां चटक गई थीं, बुरी तरह चोटिल थी। नर्स ने जब से खबर दी है तब से सुबक रही है, घर नहीं जाना। क्यों? सबके हैरानी भरे सवाल पर सुबकते हुए वह कहती है, क्योंकि घर में वह अक्सर ऐसी दुर्घटनाओं की शिकार होती रहती है। ये जानकर निर्विकार योगी से रहने वाले डॉक्टर और नर्स भी उसके घर जाने की बात से चिंतित से हैं। अगली कविता का शीर्षक है सुविधा। मेरे घर के दरवाजे पर पीछे की तरफ कपड़े टांगने के लिए एक लंबी सी स्टील की छड़ पर कोई 8 खूंटियां हैं एक साथ। आते जाते कोई भी उतरे कपड़े या इधर उधर बिखरे कपड़े और तौलिए बेफिक्री से टांग देता है खूंटियों पर। खूंटियां बनी रहती निर्विकार। कपड़े हों मैले उजले या तादाद में उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा, परवाह नहीं। रखा नहीं गया कभी एक खूंटी पर एक ही कपड़ा। अलगनी में कमरे की अष्टधातु से बनी अष्टभुजी देवी की प्रतिमा भी है रखी हुई, बिल्कुल उस स्टील की छड़ की ही तरह निर्विकार। आते जाते उस पर भी सब टांग देते हैं अपनी आस्तिकता, अपना विश्वास और उर्वर मन में उपजी मैली उजली गुप्त प्रकट मनोकामनाओं का भंडार। आस्तिकता से जीवंत देवी हैरान है। आस्तिकता से जीवंत देवी हैरान है। उसकी असलियत इस घर में खूंटी से ज्यादा कुछ नहीं। जो भी आता है बेधड़क अपना बिखराव लटका जाता है। अगली कविता मैं आपके सम्मुख जो प्रस्तुत कर रही हूं उसका शीर्षक है उजाला और अंधेरा। गुत्थम गुत्था है हर रोज उजाला और अंधेरा। उजाला और अंधेरा गुत्थम गुत्था है हर रोज। अल सुबह शुरू हो जाता है द्वंद्व। आखिर साठ गांठ कर ली है दोनों ने मिल। सुबह उजाला जीतेगा हर रोज। सुबह उजाला जीतेगा हर रोज, रात को अंधेरा। द्वंद्व के वक्त में कुछ उजाला रंग छोड़ेगा तो कुछ अंधेरा। थोड़ी देर को सही धुंधलके का वर्चस्व होगा। आप उजाले अंधेरे में किसी एक के पक्षधर हैं तो समझ लीजिए खड़े खड़े बुद्धू बन रहे हैं। धुंधलका आपके मुंह में घुस आपके दांतों की किरकिरी आंखों की चिरमिरी बन जाए, ऐसी योजना धरती सूरज ने मिलकर बनाई है। घूमने दो धरती को, घूमने दो धरती को, चमकने दो सूरज को। ये इनका आपसी युद्ध, आपसी संधि है। बीच बचाव जो करता है वो धुंधलके में धूल सा उड़ता फिरता है। अगली कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। शीर्षक है विल्ले लोग। बैठे बैठे पकाती पुलाव ख्याली। बैठे बैठे पकाती पुलाव ख्याली, बुनती सपने सतरंगी, समेटती अक्षर अक्षर बीन बीन काट छांट। तराशती कभी कभी जोड़ती जाती, तराशती कभी कभी जोड़ती जाती, शब्द पर शब्द ढेर के ढेर। कलम की सलाई से स्याही का नीला रेशमी धागा कढ़ाईदार सुंदर किसी काम सा उकेरती जाती है, जुनूनी पागलों की तरह। वक्त बेवक्त रात बेरात झक सफेद कोरे कागजों पर उड़ेल कर अपना तन मन धन। इस बीच कुछ लोग काट रहे होते हैं घास, बांध रहे होते हैं लकड़ी के बड़े बड़े भारी गट्ठर, धो रहे होते हैं जूठे बर्तन, पका रहे होते हैं भोजन, लगा रहे होते हैं जुगत
कि जुट सके किसी तरह जीवन का, सभ्यता का आधारभूत सामान, रोटी, कपड़ा और मकान। कि कैसे भी करके बढ़े रुतबा और धन, चाहे झोंकना पड़े अपना तमाम शारीरिक मानसिक श्रम। कुछ हैं ऐसे भी जो हैं अद्भुत कला संपन्न। जी हाँ, कुछ हैं ऐसे भी जो हैं अद्भुत कला संपन्न। वो बैठे बैठे बहा लिया करते हैं पसीना, पिया करते हैं खून, माहिर हैं चलाने में जुबान और झाड़ा करते हैं बात बात पर कानून। खा जाने वाली नजरें ऐसों की लगाती हैं अपनी कुंद बुद्धि से कयास, कि बिन सोचे बिन जाने अपनी जुबान की गुलेल से खींच कर मारते हैं अपशब्दों के पत्थर। ये ठहरे दक्ष पत्थरबाज, निशाना साध मुझे और मुझ सरीखे तमाम लोगों को चिन्हित कर दाग देते हैं अंततः ये अपना मारक निष्कर्ष। कलम घिसना भी कोई काम है भला? वेली बातें, वेले लोग। अगली कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं उसका शीर्षक है पुरुष। मुझे मधुमक्खी ने काटा एक बार, मुझे मधुमक्खी ने काटा एक बार, मोहल्ला सर पर उठा लिया मैंने। विचलित से तुम कभी रगड़ रहे थे लोहा, विचलित से तुम कभी रगड़ रहे थे लोहा, बुरी तरह सूज गए मेरे हाथ पर, तो कभी बदहवासी में टटोल रहे थे कोई दवा। जब तक हाथ पूरी तरह ठीक न हुआ, जाने अनजाने बहाने से एक नजर देख ही जाते थे तुमको भी एक दिन मक्खी काट गई थी, अंदाज भर लगाया था मैंने। जब हल्के से हाथ झटक किनारे हो अपनी उंगली को काम पे से ध्यान हटाए बिना रगड़ने लगे थे तुम, पूछने पर टाल गए, जबरदस्ती देखने पर भी कोई खास सबूत न देखा किसी जहरीले कीट के काटने का। एक दिन हौले से बताया था तुमने फिर इलाज हो चुकने के बाद कि एक जहरीला सांप डस गया था पैर में। डॉक्टर ने बताया तुम पैर पर कस के रस्सी बांधे बेझिझक खुद ही जा पहुंचे थे अस्पताल। अजीब हो, कैसे दर्द खा जाते हो, जहर पी जाते हो। घिरे रहते हो आसपास सब तरह के खतरनाक हिंसक जीवों से, विकासशील एक जंगल में। माथे पर कोई शिकन नहीं, फिर भी मुझे देखना मुस्कुराते फिर नहीं छोड़ते। अगली कविता जो है, मैं फटाफट एक और कविता आपके सामने पढ़ देती हूँ। शीर्षक है हंसी। वो बीच सड़क पेट पकड़ हंसते हंसते बैठ गई, हंसते हंसते ही लगभग लोटपोट हो रही। उस प्रौढ़ा का ये बचपना सबब है सबकी हैरानी का। कोई देख मुस्कुराता, कोई अजीब सा मुंह बनाता, कोई हट के चलते चलते उसको लगातार घूरता जाता। वो हंस रही मगर बेपरवाह। पागल सहसा किसी बुजुर्ग महिला को कहते सुना। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हंसना, बेतहाशा हंसना, इस उम्र में इतना खुलकर हंसना पागलपन होता है क्या? धन्यवाद।